आकाशवाणी लखनऊ के पॉडकास्ट के आज के अंक में मैं आसिफ इकबाल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में आज के मेहमान हैं पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। इनसे बात कर रही हैं सुमोना पांडे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि पल्मोनरी मेडिसिन केजीएमयू के हेड रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने अपना पूरा जीवन लगाया है मेडिसिन में, आपने अपना जीवन अर्पित किया है, मरीजों की सेवा करते रहे हैं, तो आपको इस वर्ष जब पद्मश्री से नवाजा गया तो आपको कैसा लगा? देखिए, ये पद्मश्री का जो सम्मान है जी, ये 25 जनवरी की शाम को डिक्लेयर होता है जी, 5 बजे लगभग। लेकिन जिनको ये मिलती है उनको लगभग 6-8 घंटा पहले सूचना आ जाती है जी। तो मेरे को ये सूचना जो पहली बार मिली वो संडे का दिन था, 25 जनवरी। जी, जी, जी। मतलब मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा था। अच्छा। लेकिन मेरे को कुछ अंदाज हो रहा था, तो मोबाइल वहां मेरे साथ था। तो एक फोन आया, तो एक्चुअली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी होगी कि मैं राइट आदमी से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देन ही कांग्रेचुलेटेड मी कि नहीं डॉक्टर साहब, इस साल पद्मश्री में आपका नाम आ गया है जी। तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे लिटरली जी। और घर में मेरे बेटे जो कि मतलब प्रोफेसर हैं आरएमएल इंस्टीट्यूट में जी। उनकी पत्नी और मेरी वाइफ तीनों लोग घर में ही थे उस टाइम। और मैं बाहर निकल के उन लोगों को बताया कि, तो उन्होंने, मेरे बेटे ने पूछा कि पापा आपके आंसुओं में आंसू क्यों? हमने कहा भाई हमने सुना था कि खुशी होती है तो भी आंसू आते हैं जी, ये खुशी के तो आज शायद ये खुशी के आंसू हैं। मैंने उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी तो वो लोग भी बहुत खुश हुए जी। और डॉक्टर साहब, वाकई में लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में आपने हेडशिप भी संभाली है, अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और अगर आपके सेवा के लिए जो आपने मन से किया है अगर कभी सम्मानित किया जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है, और हम सबको भी इस बात की बहुत खुशी है। और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हम बस ये जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र में आपने अपना सफर कब से शुरू किया और किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की? देखिए, अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो मैं बेसिकली बस्ती जिले में एक मुंडेरवा कस्बा है जी, वहां मेरी पैदाइश थी। और मेरे फादर, पिताजी, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं कि उन्हीं के ही आशीर्वाद से और उन्हीं के ही प्रेरणा से जी हम लोग डॉक्टर बने। हम लोग 2 ब्रदर थे। हमारे बड़े जो भाई से डॉक्टर बजरंग दास, वो भी यहीं केजीएमसी से एमएस सर्जरी किए हुए थे, हमसे 5 साल सीनियर थे। अच्छा, वो नहीं रहे बेचारे। और आपके पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे? पिताजी का नाम श्री गोपी चंद था जी। और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। तो हम लोग यही सोचते थे कि हम काहे को पढ़ें, इतना बड़ा बिजनेस है। दोनों भाई यही सोचते थे जी। हम लोग यहीं रहेंगे और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये हमारे पिताजी थे जिन्होंने ये डिटरमिन, देखिए मैं बताऊं कि वो जो कस्बा था, मैं बात कर रहा हूँ 60 और 70 के दशक की, जब हम पढ़ते थे वहां पर। उस जमाने में कोई वहां ये नहीं जानता था कि डॉक्टर बनते कैसे हैं। बिल्कुल, शिक्षा से बहुत दूर थे। हाँ, बहुत दूर। लेकिन मेरे पिताजी की जो इच्छा थी और उनकी जो लगन थी कि वो कपड़ों के होलसेल के व्यापार करते थे, तो उस व्यापार के सिलसिले में उनको बॉम्बे, अहमदाबाद और कानपुर 3 सिटीज हैं कपड़ों के लिए, वहां जाते थे। तो उनके 1-2 दोस्त लखनऊ में रहते थे। खासकर मैं एक रिजवी साहब थे जो केजीएमसी में जो मेस, जो खाना होता है पूरा मरीजों का, उसके वो इंचार्ज थे उस जमाने में। अच्छा। अब रिजवी साहब भी नहीं रहे। तो उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी और वो उनसे पूछते थे भाई यहाँ डॉक्टर बनते कैसे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने पता लगा भाई पीएमटी होती है, उसमें बैठना पड़ता है। तो सारी प्रेरणा उन्हीं से आई। और आज मतलब हम दोनों भाई इसी केजीएमसी से पढ़े। तो शुरू की मेरी शिक्षा वहीं मुंडेरवा में ही हुई जी। यानी कि आपके पिताजी की ये दूरदर्शिता थी और उनको शिक्षा के प्रति जो चाह थी, वो उन्होंने, आपका जो समर्पण है उसमें वो दिखता है। और आपने भी उसको उसी तरह से अपनाया और अपनी पूरी सेवा देने की कोशिश की है।
तो आपने जैसे बस्ती से वहां से शुरुआत की अपनी पढ़ाई अब बस्ती में से मैंने देखे ना, प्राइमरी स्कूल हमारा शुगर मिल है उसी के सामने, अब तो स्कूल नहीं चलती, बंद हो गई है। वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल 1 से 5 पास किया। फिर मैंने जो हरा स्टेट था उनकी ही ज़मीन में वो था, वहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल यानी 6, 7, 8 दर्जा पास किया। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल अपना HR इंटर कॉलेज खलीलाबाद है, जो पहले बस्ती जिले में था, अब तो वो संत कबीर नगर जिला हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज वो भी हो, वहाँ तक मैंने की। इंटर मेरे बड़े भाई साहब ने वहीं से किया था, उसी कॉलेज। मैं उस कॉलेज का टॉपर रहा था, बायोलॉजी सेक्शन का। क्या बात। हाई स्कूल में तो मेरा मन था मैं यहीं पढ़ूं, लेकिन मेरे पिताजी, चूंकि मेरे भाई साहब उस वक्त यहाँ KG मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो पिताजी ने कहा नहीं अब इसको यहाँ नहीं करेगा, इसको लखनऊ ले जाओ। तो मैं लखनऊ आ गया, बेमन से आया, आना नहीं चाहता था। यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, फिर वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पूरा किया और उसके बाद मैं सन 70 में KGMC में PMT में आ गया और 70 से 80 तक मैंने MBBS और MD वहीं से किया और 80 के दशक में मैं वहीं पर फैकल्टी बना। ये बड़ी खुशी की बात है। आपने वहाँ पढ़ाई भी की? हाँ, वहीं पर बने जी। और फिर मैं 97 में मैं उसी विभाग का, जहाँ से मैं पढ़ता था, उसी विभाग का मैं हेड भी बना। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिस हॉस्टल में हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, TG हॉस्टल उसे कहते हैं KGMC में, गोमती के इधर है वो, तो उस हॉस्टल में मैं रहा था सन 70, 71, 72 में एज ए स्टूडेंट। और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस हॉस्टल का मैं वार्डन भी बना, जैसे मैं फैकल्टी में बना। और मैं बहुत लंबे समय तक वार्डन, 25 साल तक वहाँ का असिस्टेंट और वार्डन रहे। तो यादें तो KGMC की, हम लोग तो बेसिकली सब कुछ मानते हैं कि जो भी आज हैं वो KGMC की देन है और वहीं से शिक्षा दीक्षा लेके हम लोग आगे बढ़े, वहीं फैकल्टी बने और हम लोगों ने बढ़ाया भी उसको अपने भर सब। तो ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफर भी जो तय हुआ, इसमें भी आपका बहुत योगदान रहा है, कुछ उसके विषय में बताइए कि किस तरह से आपने परिकल्पना की इसकी। देखिए, अब मैं बताऊं कि जब मैं MBBS कर लिया, हमारे जमाने में ये नीट PG नहीं होता था, हम लोगों के जमाने में मेरिट से एडमिशन होता था। अच्छा। मेरिट डिसाइड करने का एक सिस्टम था, उसे हम लोग इंडेक्स सिस्टम कहते थे। तो हर कैंडिडेट को पता होता था कि मेरा एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है PG के लिए। सर्जरी में मैंने बता चुका हूँ, मेरे बड़े भाई साहब चूंकि MS सर्जरी थे, तो मेरी चॉइस सर्जरी की नहीं थी, मेडिसिन साइड थी। और मेडिसिन में उस वक्त 3 ब्रांच होते थे, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स बच्चों वाला, और ये TB, उस जमाने में इसका TB डिपार्टमेंट नाम था, ट्यूबरकुलोसिस जी। तो हाँ जी, तो TB डिपार्टमेंट, आल्दो हमारे टीचर बहुत मशहूर थे, लेकिन विभाग की छवि जो है बहुत अच्छी स्टूडेंट्स में नहीं मानी जाती थी। लड़कियां तो कभी आती नहीं थी वहां पे, लेकिन अपने बैच में मैं 18-20 स्टूडेंट्स में था, मैं कभी फेल नहीं हुआ। KGMC में बहुत लोग फेल होते हैं हमारे जमाने में। तो वैसे भी टॉपर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मतलब मुझे मेडिसिन भी मिल रहा था, मुझे पीडियाट्रिक्स भी मिल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो TB डिपार्टमेंट है, इसमें अभी काफी काम करने का मौका मुझे मिलेगा, पिछड़ा हुआ है। हाँ, तो अगर इसमें मैंने मेहनत कर ली और भगवान मेरा साथ दे गया, तो शायद इस विभाग में मैं क्लिक कर जाऊंगा। क्या बात, ये आपका विजन था। और एक बार यहाँ और बताना चाहता हूँ, उस वक्त जो हमारा पूरा बैच था, हमारे 180 लोगों का बैच होता है MBBS में जी। सारे मेरे दोस्त उसमें जीतते थे, वो सब मेरे बहुत खिलाफ हुए। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, गाली गलौज मारपीट पे उतर आया कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जब तुम्हें मेडिसिन मिल रहा है तो तुम TB में क्यों जा रहे हो जी। उस वक्त TB के हेड प्रोफेसर BK खन्ना नहीं है, बहुत ही सख्त टीचरों में माने जाते थे। अच्छा। बड़ी मुश्किल से MD भी देते थे। तो सब लोगों ने कहा वहां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेडिसिन जब तुम्हें मिल रही तो क्यों नहीं, कि उस वक्त मेडिसिन सब्जेक्ट तब भी अच्छा, आज भी अच्छा बहुत माना जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में यही आया, भाई यहाँ मुझे करने के लिए अगर मैंने मेहनत कर ली और भगवान ने मेरा साथ दिया, और आज मैं अगर फ्लैश बैक में देखता हूँ तो शायद वो मेरी सोच जो भी मेरी थी वो बहुत ठीक थी, और उसको मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत विकासशील सोच रही है आपकी। हाँ, कोई सोच तभी प्रेरित होती है जब आप मेहनत करते हैं, मन लगा के काम करते हैं,
तो तभी कोई वो सोच आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आज हम बात कर रहे हैं आज की मेहमान कार्यक्रम में। और एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हम बता दें कि आज आप जो है हमारे स्टूडियो में हैं। हम इनसे बात करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है इस साल, और आपने बहुत कार्य किया है मेडिसिन के क्षेत्र में और चेस्ट विभाग में या टीबी यानी तपेदिक विभाग में आपने बहुत कार्य किया है। तो जो आपका ये सपना था कि हम एक दिशा दें, और कॉलेज से जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ आए हैं तो बहुत सारे विभागों को आपने उसमें अपना योगदान दिया, उसको आगे बढ़ाया, तो इसमें आपको किस तरह का माहौल मिला यहाँ पे? नहीं, देखिए वो समय बहुत पुराने समय की बात है जी। माहौल तभी भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस विभाग को बहुत प्रायोरिटी नहीं मिलती थी जी। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश करके इस विभाग को प्रायोरिटी, इसमें विभाग के बदलने में केजीएमसी का तो हाथ तो है ही है। एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ। मैं 1989 में यानी जब मैं 37-38 साल का था तो मेरे को WHO फेलोशिप में 3 महीना जापान जाने का मौका लगा। उस जमाने में केजीएमसी से लोग WHO फेलोशिप अमेरिका और इंग्लैंड जाया करते थे। मैं पहला व्यक्ति था शायद केजीएमसी में जिसको WHO ने जापान अलॉट किया। जापान जब मैं गया तो मैंने टोक्यो में काम किया, ओसाका में काम किया। वो कॉस्टलीस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड उस वक्त भी था, आज भी है। टोक्यो में तो हमने टीबी में काम किया, लेकिन जो ओसाका जो दूसरा बड़ा शहर है उनका, वहाँ एक चेस्ट हॉस्पिटल था, हबी कीनो चेस्ट हॉस्पिटल। अच्छा। जो वर्ल्ड का सबसे चेस्ट हॉस्पिटल माना ब्राम्पटन जो इंग्लैंड में। अच्छा। तो वो कहते थे उससे भी अच्छा, और मेरे अपनी भी राय में वो बहुत अच्छा था। हमने चेस्ट डिजीज या पल्मोनरी मेडिसिन का वहीं पर विकास और उदय होते हुए देखा। जी। वहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उस दिनों यहाँ इंडिया में कोई लंग कैंसर की बात नहीं करता था, और उस इंस्टीट्यूट में उस वक्त 89 में लंग कैंसर के 2 विभाग थे। तब केजीएमसी जैसे जो हम टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट में थे उस वक्त कंट्री के, लेकिन यहाँ भी कोई लंग कैंसर से संबंधित ना तो कोई क्लास ना कोई डिपार्टमेंट, वो आके हमने उसको डेवलप किया। तो आज जो ये पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर मेडिसिन का आप नाम सुन रही हैं, जी जी, ये मेरे को दिमाग वहीं जापान से डेवलप हुआ जी। और आज भी मुझे लोग हिंदुस्तान में कहते हैं ये पल्मोनरी मेडिसिन के जनक हैं। मतलब उन कुछ लोगों में हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस से पहले चेस्ट डिजीज बनवाया। हम जब 2005 में जब हम हेड थे ऑलरेडी, तब हमने इस विभाग का नाम पल्मोनरी मेडिसिन रखा। और वो पल्मोनरी मेडिसिन भी मेरे ड्रीम था कि भाई हमें सिर्फ एमडी होती है तो डीएम क्यों नहीं होना चाहिए। तो डीएम की मेरी ड्रीम थी, और आज मुझे बड़ा खुशी है कि सब ड्रीम मेरे आज पूरे हो गए हैं। 1-2 विभाग अब केजीएमसी में, पहले जिसमें मैं था वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो गया, और एक नया विभाग जहां डीएम होता है उसको पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। यानी डीन ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे। हाँ। और वहाँ पर जो है आपने इसको बहुत अपने अथक प्रयास से शुरुआत कराई, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। और ये आपकी हम्बलनेस है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, और शायद यही इंसान को बड़ा बनाती है कि आप इस तरह से सोच पाए और जहाँ से आप निकले हैं या जहाँ से आप उठ के आए हैं उस जगह को ना भूलें और उसकी तरक्की के बारे में सोचें। आपने कहा कि आप हर वर्ष वहाँ पे कैंप लगाते हैं, वाकई बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो जैसा कि होता है ना कि शिक्षा आपको किस मुकाम तक ले जाती है। जब आप सोचते हैं कि इतने बड़े लोग हैं, बाद में जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो वही आपके साथ बैठते हैं। तो ये भी एक अनुभव हमारे श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा सुनकर। और हमारा कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान, जिसमें हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर साहब, क्या आपकी दिनचर्या रहती है, किस तरह से आप अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को सेट करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खास तौर पर मेडिसिन या डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। मैं थोड़ा और इसके पहले बताऊं कि मैं जब केजीएमसी में मैं लगभग 40 साल रहा। 70 में मेरी एंट्री हुई थी। जी। और 2011 जब मैं यहाँ हेड था पल्मोनरी मेडिसिन का, तो मेरे को सैफई जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर बनने का मौका लगा जी। तो मैं वहाँ लगभग 1.5 साल वहाँ का डायरेक्टर भी रहा। और वहाँ के बाद मेरे को पटेल जो चेस्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर है वो दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं, मैं वहाँ का भी निर्देशक बना। और 2015 में जब मैं
65 साल, क्योंकि केजीएमसी में तो रिटायरमेंट 62 साल थी हमारे ज़माने में, लेकिन जब आप डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपकी उम्र 65 बढ़ जाती है, उस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो 2015 में जब मैं 65 साल का पूरा हुआ तो पटेल चेस इंस्टीट्यूट में वहाँ से मैं सुपर एनुमेट हुआ, यानी 65 साल की उम्र में। तो अभी भी मरीजों की सेवा, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये मेरा शौक है। दोनों चीज़ें मेरे शौक है। और इन दोनों के अलावा मेडिकल कॉलेज वालों की एक ड्यूटी हो रिसर्च, तो वो भी शौकिया। जब तक आपको शौक नहीं, पैशन नहीं है, मैं हमेशा यंग जनरेशन को कहता हूँ, किसी काम करने के लिए अगर आप में पैशन नहीं है तो आपको वो काम करना बहुत मज़ा नहीं आएगा, उस काम में आप बहुत सफल भी नहीं होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि जो भी आप काम करें उसे लगन के साथ करें, एक पैशन के साथ करें। और जो भी, जैसे मेडिसिन तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। और सर, जब इस तरह के मेहनत को सम्मानित किया जाता है तो वो खुशी दोगुनी हो जाती है। आपको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी 2016 में मिला, तो इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, 2016 में हमको BC रॉय नेशनल अवार्ड, जो विधान चंद्र राय के नाम से है, वो मिला। और वो ट्यूबरकुलोसिस के क्षेत्र में और पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में काम के लिए मुझे मिला था। अब ट्यूबरकुलोसिस, मैंने कहा ना, मैंने जब ज्वाइन किया था तो ट्यूबरकुलोसिस का डिपार्टमेंट ही था, तो हमको ट्यूबरकुलोसिस से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि बहुत लोग मरते थे। एक ज़माना था जब हम 70s में ज्वाइन किया था, उस वक्त लगभग 8-10 लाख लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस से मरते थे। और बहुत स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ था कि टीबी अगर हो गया तो उसको अलग कर दिया। जी, बहुत तकलीफ, बहुत स्टिग्मा भी जुड़ा था। स्टिग्मा तो अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कम हो गया है। ये आप ही सभी लोगों का मेहनत है। जी, तो हम लोगों ने, हमें ये मतलब एक मिला कि भाई एक ट्यूबरकुलोसिस ऐसा सब्जेक्ट है कि इनमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं शुरू से ही इससे, जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है भारतवर्ष का, जो 1962 में शुरू हुआ था, तो 1962 में तो मैं MBBS में नहीं था, 70 में मैं आया। लेकिन जैसे ही मैं सन 76 में डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, टीबी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ टीबी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चलता था, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ। और अब तो मैं, जो एक टास्क फोर्स है मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट के लिए, टीबी, अब इसका नाम टीबी कंट्रोल बदल के पहले रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बना, अब उसे टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, और एलिमिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एलिमिनेशन को भी अब टीबी मुक्त भारत अभियान करके ये प्रोग्राम का नाम चलाया जा रहा है, जिसमें ये है कि भारत को टीबी मुक्त करना है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उस टास्क फोर्स का नेशनल वाइस चेयर हूँ, अभी भी हूँ। तो हम लोग जगह जगह जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में देखते हैं, और सारी मीटिंगें होती हैं कि मेडिकल कॉलेज में टीबी का, मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो टीबी का जो डार्ट्स प्रोग्राम 1998 में आया था, तब मैं टीबी डिपार्टमेंट का हेड था, 97 बता चुका हूँ। तो वो प्रोग्राम हम लोगों ने KGMC में मेडिकल कॉलेज के अंदर पहला डॉट सेंटर KGMC में हमने खुलवाया था हमारे ज़माने में। और मुझे अब बड़ी खुशी है, ये इस डॉट सेंटर, अब हम लगभग 700 मेडिकल कॉलेज हैं हिंदुस्तान में, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, तो वो 700 मेडिकल कॉलेज भी इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक देन, हम कहिए कि इंटरेस्ट था, और हम लोग सारे मेडिकल कॉलेज को इन्वॉल्व कर पाए, जिससे कि हमारे मोदी जी का सपना है टीबी मुक्त भारत। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो थिंकिंग होती है, जो हम समाज के लिए इस तरह से सोच पाए, आपने उस समय बीड़ा उठाया कि हम टीबी से लोगों को मुक्ति दें, तो ये बहुत बड़ा एक कार्य आपने शुरू किया। और आज भी आप उसमें बता रहे हैं कि आप लगातार मरीजों का न केवल इलाज कर रहे हैं, बल्कि उनको गाइड कर रहे हैं। सारे यूनिवर्सिटीज को, जितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है। और मुझे एक बात लगता है कि जब ये BC रॉय का जब डिसीजन हुआ, तभी एक पार्ट ये रहा होगा जी। और जब पद्मश्री का हुआ, तब भी चूंकि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में इतने सालों से काम कर रहे हैं,
और हमने काफ़ी आगे भी बढ़ाया इस प्रोग्राम को। तो मुझे लग रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस का योगदान मेरे पद्मश्री में भी जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपने इतना अपना योगदान दिया है मेडिसिन के क्षेत्र में और टीबी के क्षेत्र में, तो लोगों को बहुत इससे फ़ायदा भी मिला है, लोगों को इसका लाभ। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि लोग टीबी को उस हे दृष्टि से नहीं देखते। ये सब आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ये सफल हो पाया, ये सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे कि हम टीबी मुक्त हो जाएं। तो इसके अलावा और क्या शौक है आपको? लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यंजन है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक शौक की बात है तो हम लोग तो मेडिकल कॉलेज में हैं, तो मेडिकल कॉलेज वालों में तो कॉन्फ्रेंसेस मैं आपको बताऊं, मेरा सौभाग्य रहा है, हमारे चेस्ट डिजीज में 5 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं सौभाग्य से 5 का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी वो किसी को ब्रेक करना है। और जब मैं केजीएमसी में था तो इन्हीं 5 ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वो सब मैंने अपने हेडशिप के दौरान यहाँ, तभी तो लोग मुझे पहचानते हैं। लास्ट कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रही, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्मोनरी डिजीज, हम टीबी से पल्मोनरी डिजीज तरफ जब बढ़े तो वो हमने 2008 में किया था केजीएमसी में, ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसी में किया था। लगभग 3000 लोग आए थे और उस कॉन्फ्रेंस को अभी भी लोग हिंदुस्तान में याद करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी काम करिए अगर मन लगा के करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मरीज का देखना हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस करना, वो भी हमारी ड्यूटी में आता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप मन लगा के करेंगे तो वो आप उसमें सफल जरूर होंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड रहे हैं। आपने जो भी कार का बीड़ा उठाया बहुत मन से किया और आपको उसमें मज़ा आता था, आपको उसमें खुशी मिलती थी। तो कॉन्फ्रेंस भी एक तरह का जागरूकता का अभियान होता है जिसमें आप डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये शौक भी एक बहुत अच्छा शौक है जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं। और इसके अलावा गीत संगीत की बात हो, इसके अलावा देखिए मैं गार्डनिंग का या कुछ खाना बनाने का, कुकिंग का, कुछ ऐसा शौक आप रखते हैं? मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है जी। मैं देखिए केजीएमसी में जब टीजी हॉस्टल मैंने नाम लिया, वहाँ का मैं वार्डन रहा हूँ। टीजी हॉस्टल का जो मेरा घर था वो 1905 का बना हुआ घर था जी। उस घर की हिस्ट्री, हाँ, उस घर की हिस्ट्री ये थी, वार्डन लोग वहाँ अंग्रेज भी रह चुके थे और नवाब लोग भी रह चुके थे। जी। तो उसी घर में मुझे भी रहने का मौका लगा। क्या बात है। मैं बड़ा सौभाग्य बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी। उस घर का लान लगभग 5000, बहुत बड़ा घर था। उस घर में मैं आखिरी बार मैं ही रहा। उसके बाद वो घर चूँकि बहुत बड़े ज़मीन में थी तो हम ही लोगों ने सजेस्ट किया, भाई लोगों के केजीएमसी में रहने की जगह नहीं मिलती है तो क्यों ना, अब इतना बड़ा घर की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, वहाँ 200 लोग अब रहने लगे उस घर के अंदर। हम उस घर में 25 साल रहे, बहुत बड़ा घर था। तो याद आती उस घर की कि उसमें तो अंग्रेज भी हमारे हॉस्टल के हेड भी रहे थे। अच्छा। मैं भी उस वक्त हेड था केजीएमसी में, हॉस्टल का वार्डन भी था। तो हॉस्टल की बातें भी बहुत याद आती। तो वहाँ की जो ग्रीनरी थी उससे आप प्रेरित होते? ग्रीनरी थी तो वहाँ से मैंने हार्टिकल्चर या गार्डनिंग, ये मेरे शौक में आ गया। तो ये तो टीजी हॉस्टल की। उसके बाद मैं सैफई का डायरेक्टर बना, तो सैफई के डायरेक्टर के घर में भी इतना ही बड़ा लॉन था और किचन गार्डन था। और दिल्ली के मैं पटेल चेस्ट में रहा। पटेल चेस्ट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लेकिन पटेल चेस्ट का घर भी बहुत बड़ा था। कोई लोग जब लखनऊ से जाते थे तो वहाँ मेरे घर में ही रुकते थे। कई लोग तो उसको निक नेम में कहते थे, ये तो भाई मिनी गवर्नर हाउस लग रहा है आपका घर। तो मुझे बड़ा सौभाग्य रहा, अच्छे घर, सरकारी घर मिले। उसमें चूंकि जगह बहुत होती थी तो मेरे को गार्डनिंग का और ये सब सब्जी उगाने का बहुत शौक है। आज भी मेरा घर जो छोटा मोटा घर है लखनऊ अलीगंज में, वहाँ भी पीछे ब्रोकली पैदा होती है, छोटी छोटी सब्जियां हम लोग पैदा कर लेते हैं। तो सब्जी आप पैदा ही करते हैं या कहीं किचन में हाथ भी चलाते हैं उसमें? क्योंकि या तो श्रीमती जी खाने का भी शौक मुझे बहुत था, इसलिए अच्छा। शौक कहाँ से आया? देखिए, मैं सौभाग्य से पूरा संसार घूम चुका हूँ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन का 6 साल इंटरनेशनल गवर्नर रहा। तो उसमें हर साल अमेरिका जाना पड़ता था। तो उसके साथ साथ अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड, चाइना, सब हम घूम चुके हैं। सब जगह के खाने को मैं बहुत गौर से समझने की कोशिश कर। जिसको खाने का शौक होता है वो समझता है जी। क्योंकि मुझे याद है मेरी माँ जब बचपन में खाना बनाती थी तो हम लोग बड़े, देखिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो मेरी माँ कहती ये बहुत गौर से देखता है।
बल्कि एक किस्सा मुझे याद है बचपन का। मेरी माँ कुछ खाना बना रही थी, पराठा बना रही होंगी मेरे ख्याल से। तो जब मैं बहुत क्लोजली देखता था तो उन्होंने कुछ घी तेल डाला, वो मेरे आँख में चला गया। ये जमाना मैं बता रहा हूँ 60-65 की। 65 मैं बहुत छोटा था, जी, जी। मुंडेरों में कोई डॉक्टर ही नहीं था। मैं बहुत डरा, लेकिन भगवान ने मदद करी और उसे ठीक हो गया मैं। तो ये हमारे कहने का मतलब ये था कि ये सब चीज़ें तो हैं। जी, तो आपको खाने का शौक है, आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको गानों का शौक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगाया है, लोगों की भलाई के लिए लगाया है और एक सोशल वर्कर के तौर पे आज भी वो लगातार जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। तो एक ये पुनीत कार्य करते हुए लंबा सफ़र आपने तय कर लिया है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की, हमारे श्रोताओं के लिए आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने जिक्र किया था कि नए जनरेशन को लगन से या पूरे पैशन से कार्य करना चाहिए, तो हमारे नए जो जनरेशन के खास तौर पे डॉक्टर्स हैं या जो भी युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये मैंने चीज़ अपने पिताजी से सीखी थी। जी, पिताजी मेरे कहते थे, भाई काम ही पूजा है। बिल्कुल। अपने काम को सही से करना, यही शायद सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। उसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ। जी, दूसरा बात मैं यंग जनरेशन को कहता हूँ कि काम में आपके पैशन होना चाहिए। जब तक आप मन लगा के कोई काम नहीं करेंगे, ईमानदारी तीसरी एक है जो ऑनेस्टली हर काम को करना चाहिए। जी, और चौथा जो मैं एक कहता हूँ कि आप कहीं से भी आए हों, हम लोग गांव से आए थे, जी, बिल्कुल। कोई जानता नहीं था, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, और दूसरी बात, अपनी जमीन को कभी मत छोड़िए। बिल्कुल सही बात। जहाँ से आप उठे हैं, लोगों में बड़ा गुरूर आ जाता है। पूरा हिंदुस्तान मुझसे कहता कि डॉक्टर साहब क्या क्या नहीं बन गए, डायरेक्टर भी बन गए, सब बन गए, बीसी राज नेशनल अवार्ड, लेकिन डॉक्टर साहब जमीन पर कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। तो मैं इस अपनी यंगर जनरेशन को सलाह देता हूँ कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, ज़मीन पर रहिए। और मरीज, खासकर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो डॉक्टरों में होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका बिहेवियर, विनम्रता। विनम्रता अगर आप में नहीं है, बिहेवियर नहीं है आप में सही से, तो डॉक्टरी में मुश्किलाहट आती है। आप सुनते हैं आजकल मारपीट भी होती है, तोड़े भी जाते हैं, अस्पताल भी टूट जाए। लेकिन अगर मैंने देखा है 50 साल के अपने एक्सपीरियंस में, मैं 50 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, हमने अपने जीवन में कभी भी तोड़ फोड़े इस तरह की चीज़ नहीं देखी। लेकिन उसमें मैं जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट पाता हूँ, अगर आप विनम्र हैं, आप मरीजों से कायदे से बात कर रहे हैं, कायदे से उनको अटेंडेंट्स को समझा रहे हैं, तो ये जो आजकल जो पेशेंट अटेंडेंट और डॉक्टर का जो रिश्ता थोड़ा बिगड़ रहा है, ये बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और हमारी यही यंगर जनरेशन से हैं, अपना सही से काम करें, ईमानदारी से काम करें, निष्ठापूर्वक काम करें और ज़मीन पर रह के काम करें। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वाकई में आपकी बातों से विनम्रता झलकती है। आप इतने हम्बल हैं, ऐसे ऊंचे पदों पर रहे हैं, इसके बावजूद आप में जो हम्बलनेस दिखाई दे रही है वो हमारे श्रोता भी अनुभव कर रहे होंगे। और आपने आज इतना समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे मेहमान पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो बातें बताईं वो निश्चित ही आपको पसंद आई होंगी। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। विदा दीजिए अपने मेज़बान को। नमस्कार।